फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे हैं हम, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो मैदान यानी प्लेन। पर्वतों के बारे में पढ़ लिया, पठारों के बारे में पढ़ लिया। मैदान पे जैसे ही आए आपने क्या लिखना है इसमें, तो फ्लैट होते हैं। उत्तराखंड पीसीएस वालों ने, लोक सेवा आयोग ने ना तो पर्वतों से पूछा ना पठारों से पूछा। इस बार एक मेंस हुआ, उससे पिछला वाला जो मेंस 2016-17 का जो मेंस था उसमें उन्होंने मैदान से क्वेश्चन बनाया, बड़ा क्वेश्चन बनाया शायद, ठीक है। मैं एक बार देख लूंगा पेपर को, लेकिन बनाया कहां से, मैदान से, ठीक है। इसको ढंग से पढ़ें, वो वहां से क्वेश्चन बनाते हैं जहां पे आप छोड़ते हो। पढ़िए जी। मैदान प्रायः भूपटल का पर समतल किंतु निचले स्थल खंड होते हैं। यह धरातल के द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में सर्वाधिक स्पष्ट एवं सरल होते हैं। अब अगर क्वेश्चन बनेगा तो सबसे पहले यही कि किस श्रेणी के उच्चावच हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। पर्वत पठार भी क्या होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। कॉन्टिनेंट और महासागर क्या होते हैं, वो प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं। ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। और द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में भी सबसे स्पष्ट और सरल, प्लेन, बिल्कुल। मैदान मतलब कोई दिक्कत नहीं, है ना, सीधा साधा, बिल्कुल इनकी तरह। तो अपनी सादगी बनाए रखना, है ना, इस पर क्या ना लगे। हाँ, वो एक शायर ने कहा ना कि अब मैं वो जज्बाए मासूम कहाँ से लाऊं, मतलब जो मासूमियत थी बुढ़ापे में, बोला उसने, अब मैं वो मासूम जज्बात जो थे वो कहाँ से लेके आऊं। जब तक आपके अंदर मासूमियत है, जब तक आपके अंदर क्या सीधापन है, तो आपके अंदर दैवीय गुण है। क्या है, दैवीय गुण। इन दैवीय गुणों को बनाए रखना, ठीक है। समाज के साथ मत ढल जाना। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे बदल गए। इसका मतलब समझे क्या? कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे बदल गए। वक्त के सांचे बदल गए पर वो लोग नहीं बदले, ठीक है जी। आगे मैदानों की कुछ परीक्षोपयोगी कुछ विशिष्ट बता देते हैं, विशेषताएं। मैदान सागर तल से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं, पहली चीज। जैसे उत्तरी अमेरिका का जो ग्रेट प्लेन है, बड़ा मैदान, ग्रेट प्लेन कहाँ है, क्वेश्चन ये बनेगा। आंसर नॉर्थ अमेरिका में। कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका में, जहां अपने समीपवर्ती अपलेशन पर्वतीय क्षेत्र से भी ऊंचा है। नॉर्थ अमेरिका में जब आप देखेंगे राइट साइड में अपलेशन माउंटेन रेंज, जिसकी हाईएस्ट कैपिटल माउंट मिशेल है ना, ओबामा की वाइफ का नाम भी मिशेल ओबामा है। और इस तरफ देखेंगे रॉकीज है, बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला है नॉर्थ अमेरिका में। रॉकी के खत्म होते ही ग्रेट प्लेन से स्टार्ट होते हैं। रॉकी के दाहिनी तरफ राइट साइड में ग्रेट प्लेन से स्टार्ट होते हैं। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, उधर प्रेरीज भी बोलते हैं उस वाले क्षेत्र को। तो ये जो मैदान है ग्रेट प्लेन्स, ये अपलेशन से ऊंचे हैं, अपलेशन से ज्यादा हाइट पर है, यानी अपलेशन नीचे है। वहीं जॉर्डन घाटी, अब आप चले जाओ वहीं जहां आजकल चल रहा है फिलिस्तीन और इजराइल का, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, है ना। जॉर्डन घाटी में अगर आप जाएंगे, या हॉलैंड के पोल्डर मैदान समुद्र तल से भी नीचे हैं। मैंने आपको बताया था कि इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पर के जो मैदान है वो समुद्र से भी क्या है, मतलब वो क्या है, समुद्र तल से भी नीचे हैं। और उन मैदानों में एक तालाब, एक झील है जिसको डेड सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेड सी। इसीलिए बोलते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है कि सागर तल से भी नीचे स्थित झील कौन सी है, आंसर डेड सी। कहां पर है, इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पर है। जॉर्डन एक देश है, ठीक है, इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पर है। भाई जब मैदान ही सागर तल से नीचे, तो उसमें जो झील होगी वो सागर तल से और नीचे होगी। समझ में आ गया। हालांकि उसको सी बोलते हैं, डेड सी। सी है नहीं, वो क्या है, लेक है अपने आप में। क्या है, मैदान का ढाल मंद और सागर तट की ओर क्रमशः कम होता जाता है। अब क्यों होता है ऐसा, जो भी बह के जाएगा सागर में तो जाएगा, तो ढाल जो होगा हमेशा किस तरफ होगा, सागर की तरफ होगा, ठीक है। मैदान का ढाल मंद तथा सागर तट की ओर क्रमशः कम होता जाता है। इसको ऊपर भी उठाओ। द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप के अंतर्गत मैदानों में तटीय तथा आंतरिक मैदानों को ही सम्मिलित किया जाता है। द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच हैं या स्थल रूप है, उनमें कौन से मैदान, तटीय मैदान और आंतरिक मैदानों को ही सम्मिलित किया जाता है। अगाध सागरीय मैदानों को सम्मिलित नहीं किया जाता। अगाध सागरीय मैदान मतलब सागर के नीचे भी मैदान है। उतने बड़े मैदान धरती पर नहीं है जितने बड़े मैदान सागरों के नीचे हैं, महासागरों के नीचे।
लेकिन उनको सम्मिलित नहीं किया जाता इसमें, ठीक है। अपर्दन तथा निक्षेप, अपर्दन मतलब इरोजन, निक्षेप मतलब डिपोजिशन। अपर्दन तथा निक्षेपण द्वारा निर्मित मैदानों को तृतीय श्रेणी के स्थल रूपों में सम्मिलित किया जाता है। किसमें? अपर्दन तथा निक्षेपण द्वारा निर्मित मैदानों को किस श्रेणी में रखा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। क्योंकि आपने पढ़ा मैदान द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है, आपने याद कर लिया, आपके दिमाग में फिट हो गया हो कि मैदान तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। यूपीएससी पूछेगी इरोजन और डिपोजिशन द्वारा निर्मित मैदान किस श्रेणी के उच्चावच होते हैं, तब आपको लिखना पड़ेगा तृतीय श्रेणी के स्थल रूपों में सम्मिलित किया जाता हूं। समझ में आ गया? ठीक है। आगे, मैदानों को सभ्यता का पालना, कभी यूपीएससी का क्वेश्चन है, बहुत पहले, आप शायद उस समय जन्म भी नहीं लिया होगा, उस जमाने में पूछ लिया कि सभ्यता का पालना किसे कहते हैं। तो दिमाग लगाना था कि सभ्यताएं कहाँ विकसित हुई, तो सभ्यताएं अधिकतर जो विकसित हुई वो मैदानों में हुई, नदी किनारे, नदियों के क्या हुई, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, नील नदी के किनारे हुई ना, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, दजला और फरात के किनारे जो मैदान है उन पर हुई, तो सभ्यता का पालना कहा जाता है किसको? भूपटल के लगभग, अब देखो ज्यादा क्या है, मैदान है, 26% पर हमने पर्वत पढ़े थे, पठार कितने पर पढ़े थे, 33 पर पठार पढ़े थे, 41 पर क्या है, मैदान है। 41% भाग पर मैदानों का विस्तार है। निर्माण और विकास की विभिन्न विधियों के आधार पर मैदानों का वर्गीकरण किया जाता है। अब ये हो गया 16 नंबर का क्वेश्चन, यहां से शुरू, क्या? अब 16 नंबर में आपने क्या लिखना, मैदानों का वर्गीकरण करना है। नंबर 1, पटल विरूपणी मैदान, डायस्ट्रोफिक प्लेन्स। कौन से प्लेन्स? भूपटल के उत्थान या अवतलन के द्वारा ऐसे मैदानों का निर्माण होता है। भूपटल के उत्थान, उठने से, या अवतलन, दबने से, मतलब नीचे होने से, ऐसे मैदानों का निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछेगा भूपटल के, भूपटल समझते हो, जमीन जो है आपकी, भूपटल के उत्थान और अवतलन के द्वारा किस प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है, आपने बोलना है डायस्ट्रोफिक प्लेन्स का निर्माण होता है। समझ में आ गया? ये प्री का क्वेश्चन हो गया। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट प्लेन्स, अधिसागरीय भाग के उत्थान, अधिसागरीय भाग के उत्थान के कारण निर्मित हुए। भारत का कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तटीय मैदान अवतलन और निक्षेपण द्वारा निर्मित हुए। तो कौन उत्थान से हो रहा है? वो ग्रेट प्लेन्स हो रहे हैं। किसके? अधिसागरीय, सागर, अधोसागरीय मतलब सागर के नीचे, अधिसागरीय भाग के उत्थान से इन प्लेन्स का निर्माण हुआ। अवतलन से किसका निर्माण हुआ? कोरोमंडल। कोरोमंडल किस तट को बोलते हैं हम? जो तमिलनाडु वाला तट है उसको कोरोमंडल बोलते हैं। उत्तरी सरकार किसको बोलते हैं? वो उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाला जो तट है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ सरकार। और सरकार की स्पेलिंग एस से नहीं होती है, वहां पर स्टार्ट सी से होती है। किससे होती है? ये अवतलन और डिपोजिशन से निर्मित हुए। क्लियर हो गया? ध्यान से सुनिए। उसके बाद हो गया अपर्दनात्मक मैदान, इरोजनल प्लेन्स। भूपटल पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने हेतु अनेक परिवर्तनकारी शक्तियां। अब भूपटल पर परिवर्तन लाने वाली शक्तियां कौन सी? नदी। दूसरी क्या है? हिमानी। तीसरी क्या? पवन। तीसरी शक्ति क्या है? आइस एज आ जाए। अभी क्या आ जाए? आइस एज आ जाए। 0 डिग्री इक्वेटर पर नहीं आता आइस एज। जब भी आइस एज आएगा तो हिमटोपियां जो है वो नीचे तक फैल जाती हैं, और भगवान ना करे माना भारत तक आ गई। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी नहीं आएगा आइस एज, अगर आएगा भी तो पिघलेगा जब सूर्य उत्तरायण होगा। कैंसर से ऊपर आइस एज हो गया, हम कैंसर से ऊपर हैं। और यहाँ ये जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, इसके ऊपर कम से कम 2 किलोमीटर बड़ा ऊंचा ग्लेशियर बन जाए। कितना? अरबों टन बर्फ हो जिसमें, क्या हो? अब वो ग्लेशियर क्या होगा? खिसकेगा। पिघलेगा तो बाद में, खिसकेगा। और जब वो खिसकेगा तो माना आपके यहां से होते हुए जाएगा। कहां से? ऋषिकेश से होते हुए जाएगा। तो जितनी बिल्डिंगें, जितने पहाड़, ये छोटे मटे जितने जो भी दिख रहा है आपको, इसको पीसते हुए जाएगा। जिस बिल्डिंग में आप पढ़ रहे हो इसका चूरा मिलेगा। क्या मिलेगा? बारीक चूर्ण। समझ में आया? या यहां से नदी चली जाए, चेंज कर देगी पूरा। ये बोल नहीं रहा,
कहाँ? नदी, हिमानी, पवन। या फिर अगर हम डेजर्टेड पार्ट में पवन हो, तो रेगिस्तानों में देखा होगा आपने कि टीले बनते हैं वहां बड़े बड़े। आज यहां है वो टीला, कल गायब हो जाएगा, दूसरी जगह मिलेगा। क्या बोलते हैं उन टीलों को? ऐसे होते हैं वो। क्या बोलते हैं? तो ये पढ़ने अभी आगे चैप्टर आ रहा है, स्थलाकृतियां जब पढ़ेंगे हम, तो वहां पे पढ़ेंगे हम बरखान वगैरह, ये सब चीजें पढ़नी है हमने, ठीक है। तो अपर्दन द्वारा विषमताओं को दूर करने का प्रयास करती है, फलस्वरूप वहां अपर्दनात्मक मैदान बन जाता है, जिसे अधोलिखित भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 समप्राय मैदान, पेनी प्लेन। पहला क्या है? पेनी प्लेन। नदियों के अपर्दन द्वारा निर्मित मैदानों में सर्वप्रथम पेनी प्लेन मैदान है। नदियां जब अपर्दित करती हैं तो क्या बनता है? पेनी प्लेन बनता है। क्या बनता है? जहां से नदी निकल रही है उसके अगल बगल के जितने पहाड़ हैं वो सब एक दिन पेनी प्लेन बनने हैं। आपका मणिकूट पर्वत पे नीचे पेनी प्लेन दिखेगा आपको? आपको नहीं दिख पाएगा, लाखों करोड़ों साल लगेंगे। लेकिन जो सामने पहाड़ आपको दिख रहा है, यहां पर हो सकता है प्लॉटिंग हो। खुश होने की जरूरत नहीं, आप नहीं ले सकते, ना मैं ले सकता हूं, क्योंकि आपकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 100 साल होगी, ज्यादा ही होगा तो 100-120 साल जी लोगे, इतने तो जियोगे। लाख तो नहीं जी पाओगे ना, करोड़ भी नहीं जी पाओगे। तो मैं लाखों साल की बात कर रहा हूं कि नदी क्या करेगी? उसको पेनी प्लेन बना देगी। समझ में आ गया? नदी अपने अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में उच्च स्थल खंड, पहाड़ हो, पठार हो, को काटकर अपने आधार तल पर प्राप्त कर लेती है, जिसे पेनी प्लेन कहते हैं, ठीक है। इनके बीच बीच में कठोर शैलों के कुछ अवशिष्ट दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें मोनेडनॉक, ये आईएएस का क्वेश्चन है। माना किसी पहाड़ को काट काट के नदी ने क्या किया? पेनी प्लेन तो बना दिया, लेकिन कुछ हार्ड रॉक ऐसी थी जिनको नहीं काट पाई नदी। तो जब मैदान बन जाएगा ना, तो उसके बीच में वो हार्ड रॉक दिखेगी। आप कहोगे यार ये हार्ड रॉक आई कहां से? आपको तो पता ही नहीं कि यहाँ मणिकूट पर्वत था पहले। ये जो यहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है, इसमें इतने बड़े बड़े जो पत्थर हैं, ये कहाँ से आए? इनको नदी नहीं वहन नहीं कर पाई उनको, और ना ही उनको काट पाई, इसलिए वो पत्थर वहां पर आपको क्या कर रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं। पत्थर मतलब कठोर शैलें दिखाई दे रही हैं, इसीलिए उन्हें मतलब क्या कहा जा रहा है? मोनेडनॉक कहा जा रहा है। तो मोनेडनॉक नामक जो ये चीजें दिखती हैं, ये कहां पर दिखती हैं? कि जब नदी अपर्दन करके पेनी प्लेन का निर्माण कर रही होती है, तो जिन शैलों को वो काट नहीं पाती है, जिन कठोर शैलों को वो हटा नहीं पाती है, उसको मोनेडनॉक कहा जाता है। क्लियर हो गया? भारत का अरावली क्षेत्र, पेरिस बेसिन, मिसिसिपी बेसिन आदि इसके उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है। दूसरा होता है हिमानी निर्मित मैदान। क्या होते हैं? हिमानी अपने अपर्दन द्वारा उच्च भाग को घिसकर सपाट, आगे देख लीजिए प्रभु, हिमानी अपने अपर्दन द्वारा उच्च भाग को घिसकर सपाट परंतु उच्चावच युक्त मैदान का निर्माण करती है। क्या करती है? उच्चावच युक्त निर्माण युक्त मैदान का निर्माण करती है। फिनलैंड हो गया, स्वीडन के मैदान हो गए। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में 4 बार हिमानी का प्रवाह निरूपित किया गया है। प्लिस्टोसीन शक के हिमानीकरण से कनाडा और यूएसए में अनेक हिमानी मैदानों का निर्माण हुआ है। आप देख रहे होंगे ना, ऊपर वाले भागों में आपको बड़े बड़े मैदान दिखते हैं। किससे बने? वो आइस एज में जो ग्लेशियर बने, उन ग्लेशियरों ने सब कुछ घिसकर, सब कुछ पीस कर ऐसे सुंदर मैदानों का निर्माण किया है, जो ज्योग्राफी या जियोलॉजी वाला नहीं होगा ना, उसको नहीं पता चलेगा। लेकिन मैं अगर ज्योग्राफी वाला हूं तो मुझे पता चल जाता है कि अच्छा यहां पर पहले ऐसा रहा होगा। कंफर्म मैं भी नहीं होता हूं, लेकिन यहां से ऐसा हुआ होगा, यहां से ग्लेशियर गुजरा, उस ग्लेशियर में ये जो बारीक कण जो दिख रहे हैं, ये नीचे वाला पार्ट है, किनारे जो ये जो जिस पर छोटे मतलब नहीं होता, जैसे बांध बना हुआ होता नदियों के किनारे, ये जो बना है ये ग्लेशियर के किनारे वाला भाग है। आगे मोरेन बोलते हैं उसको। अच्छा ये यहाँ पर मोरेन ऐसे करके बना। अच्छा यहाँ पर ग्लेशियर जब पिघल गया तो ये पानी जमा हो गया, ये फ्रेश वाटर लेक बन गई। क्या बन गई? और वो फ्रेश वाटर लेक छोटी मोटी नहीं होगी, वो आपकी सुपीरियर लेक जैसी बड़ी लेक होगी। कैसी होगी? सुपीरियर लेक के किनारे जब खड़े होंगे तो ऐसा ही अनुभव होगा आपको जैसे महासागर के किनारे खड़े हैं। आर पार थोड़े दिखेगा आपको। इतनी बड़ी लेक से किसने बनाई? ग्लेशियरों ने बनाई। किसने बनाई? ग्लेशियर्स ने बनाई। तो इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ो। चेतक बनो।
राणा की पुतली हिली नहीं कि चेतक बना निराला था। मेरे कहने से पहले ही टॉपिक आ जाना चाहिए। कास्ट मैदान, ये स्पेशल पढ़ने हैं आपने, ये यूपीएससी का क्वेश्चन होता है। क्या होता है? चूने के जहां पे भी चूने के जहां पे भी पहाड़ होंगे वहां पर क्या होगी? कास्ट स्थलाकृतियां पढ़नी है आपने। क्या पढ़नी है? चूने का माना ये चूने का फर्श है माना, इस पर पहली बूंद पड़ेगी तो क्या बनेगा? छोटा सा गड्ढा बनेगा। दूसरी बूंद पड़ेगी, तीसरी बूंद पड़ेगी, चौथी बूंद, ऐसे करते करते हो सकता है बड़ा सा तालाब भी दिखे आपको यहाँ पर। उन सबके नाम पढ़ने आगे चलकर। फिलहाल हम मैदान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चूना पत्थर वाले शैलों पर जल का प्रवाह होने से अपरदन और घुलनशील के कारण, चूने में पानी चूने को घोलता है अपने में, घुलनशील के कारण संपूर्ण भूभाग एक समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कास्ट मैदान की उत्पत्ति होती है। जैसे युगोस्लाविया के कास्ट मैदान, कहाँ के? युगोस्लोवाकिया के जो कास्ट मैदान है, जैसे फ्लोरिडा, जैसे नल्लाबोर प्लेन्स। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाएंगे तो नल्लाबोर प्लेन्स मिलेंगे वहां पर। ये आईएएस का क्वेश्चन है, नल्लाबोर प्लेन्स, ठीक है। इंग्लिश में नल्लाबोर बोलते हैं, हिंदी में नुलाबोर बोलते हैं। स्पेलिंग देखना उसकी, ठीक है। युकाटन का क्षेत्र, युकाटन आपका, ये युकाटन चैनल वहां पड़ता है, क्यूबा के ठीक इधर वाला जो पार्ट है युकाटन वाला पार्ट है। क्यूबा है ना, क्यूबा, वेस्ट इंडीज में जब आप जाएंगे, वेस्ट इंडीज वाली साइड में, वहीं पर एक बड़ा देश दिखेगा आपको, क्यूबा। क्यूबा के इधर जब आप मैक्सिको में आओगे तो वहां पर क्या दिखेगा आपको? युकाटन चैनल। उन दोनों के बीच में क्या मिलेगा? हाँ, युकाटन चैनल। समझ में आया? भारत में चित्रकूट, भरत चले चित्रकूट राम को मनाने, सुना है? चित्रकूट में ही थे राम, पहुंचे ही थे, पीछे से भरत आ गया, भैया चलो। भारत में चित्रकूट। अल्मोड़ा के कास्ट मैदान, अल्मोड़ा में भी कास्ट के मैदान मिलेंगे आपको। देहरादून में भी मिल सकते हैं क्या? कास्ट मैदान। देहरादून के पानी में चूना है, इसीलिए सबसे ज्यादा जो पैसा कमाया गया वो गॉल ब्लैडर, मतलब जो पथरी होती है, क्या होती है? किडनी में जो बनती है ना, चूना खा रहे हैं। चूना अच्छा होता है वैसे शरीर के लिए, पर एक मात्रा में, पर रोज अगर चूना खा रहे हैं आप तो उससे क्या हो सकती है? दिक्कत हो सकती है। और जो पथरी होती है उसको कैल्शियम ऑक्सलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। अच्छा जी, फिर है मरुस्थलीय मैदान का निर्माण। आपको पता ही है, विश्व के मरुस्थलीय भागों में वायु की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। हवा में बड़ा दम होता है भाई, मैदान भी बनाती है, और हवा कभी कभी क्या करती है? हवा कभी कभी क्या करती है? मैदानों को उड़ा उड़ा कर खड्डा कर देगी वहां पर। क्या कर देगी? और इतना गहरा खड्डा, मतलब खड्डा क्या करेगी? ऐसी जगह तक खड्डा करेगी जहां से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या आएगा? और जब पानी मिलेगा रेगिस्तान के बीच में तो उसको क्या बोलेंगे आप? ओएसिस। क्या बोलेंगे? ओएसिस। समझ में आया? और उस पानी के अगल बगल क्या हो जाएगा? हरियाली आ जाएगी, पेड़ उग जाएंगे, जितने भी जो कारवां गुजरेंगे वो वहां से होके गुजरेंगे, ऊंट खड़े करेंगे, ऊंट गोबर करेगा, रेत मिट्टी बनेगी, फर्टिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगी वहां पर। समझ में आया? तो इस इंस्टीट्यूट का नाम पहले मैं आज से 21 साल पहले ओएसिस रख रहा था। फिर मुझे लगा यार ओएसिस से उतना क्वेश्चन नहीं मिलता जितना विक्रमशिला नाम से मिलते हैं। 2 क्वेश्चन मिलते थे, किसने स्थापित किया विक्रमशिला, किसने विश्वविद्यालय की स्थापना की? महाराजा धर्मपाल। और दूसरा पूछता था किसने तोड़ा? तो बख्तियारुद्दीन खिलजी। 2 क्वेश्चन ये मिलते थे पहले। चलो, फिर है निक्षेपात्मक मैदान, डिपोजिशनल प्लेन। अपरदन के कारकों द्वारा धरातल के किसी भाग से अपरदित पदार्थों को परिवहित करके उन्हें दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर देने से ऐसे मैदानों की उत्पत्ति होती है। विश्व के अधिकांश मैदान इन्हीं मैदानों की श्रेणी में आते हैं। निक्षेप के साधनों एवं स्थानों के नाम पर निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। भाई, एक जगह से अपरदन किया, दूसरी जगह पर क्या कर दिया? निक्षेप कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, तो इन मैदानों का निर्माण होगा। अब जैसे अगर मैं हवा वाला बोलूं तो लोएस के मैदान, चाइना में मंगोलिया की रेत उड़ाई और एक जगह पे क्या कर दी? इकट्ठी कर दी, तो क्या बने? लोएस के मैदान बने। जलोढ़ मैदान कैसे बनेंगे? नदियां क्या करेंगी? काटेंगी पहाड़ों को। ये जितना मैदान दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये कहाँ से आया? ये नदियां लेके आई भाई। ये जो फ्लैट दिख रहा है आपको, ये नदियों ने बनाया है इनको। ये पहले ये जो क्षेत्र है ये ऐसे ही रहा होगा जैसे वो सामने दिख रहा है आपको, ऊंचा सा, जिसमें आपका सुशीला तिवारी हर्बल गार्डन है ना, यहाँ पर भी ऐसा रहा होगा। चंद्रभागा ने काट काट कर क्या कर दिया? प्लेन कर दिया, और उसमें आपने अपनी प्लॉटिंग की बढ़िया।
और क्या, मकान बना लिए, बस्ती बसा ली, इंस्टीट्यूट खोल दिया, है ना। ऐसे मैदानों का निर्माण पर्वतीय भागों से निकलने वाली नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए डिपॉजिट्स, निक्षेपों के जमाव के परिणाम स्वरूप होता है। ये मैदान काफी बड़े क्षेत्र पर विस्तृत एवं बहुत उपजाऊ होते हैं। एलुवियल सॉइल होगी तो उपजाऊ होंगे। विश्व के अधिकांश बड़े मैदान जलोढ़ मैदान ही हैं, जैसे मिसिसिपी मिजोरी, कहाँ है, यूएसए में, मिसिसिपी मिजोरी का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत में है, नील नदी का मैदान इजिप्ट में जाओ वहां पर मिलेगा आपको, नील नदी के मैदान मिलेंगे, है ना। और नील नदी के किनारे ही हरियाली है, या तो नील नदी के डेल्टा पर है, नील नदी के इधर और इधर, बाकी डेजर्टेड पार्ट है, पूरा सारा डेजर्ट चलता है वो। क्या क्या है, वहां की कृषि करने का तरीका अलग है। वहां के कृषकों से क्वेश्चन पूछा कि नील नदी के किनारे जो कृषक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फिल्ला कहा जाता है। वो क्या करते हैं, वहां हमारे यहाँ तो मेंढ बनाते हैं ना छोटी छोटी, वहां क्या करते हैं, इतनी ऊंची ऊंची, जैसे घर नहीं बनाते आधे, वैसा बनाते हैं वहां लोग। नील नदी में बाढ़ आती है, उनमें पानी इकट्ठा होता है, उस पानी का यूज किया जाता है फिर किसमें, एग्रीकल्चर। और कपास उगाते हैं बहुत अच्छी, क्या उगाते हैं, लंबे रेशे वाली कपास भी होती है वहां पर, ठीक है। वोल्गा का मैदान, डेन्यूब का मैदान, डेन्यूब सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है यूरोप की, लेकिन सबसे बड़ी रिवर वोल्गा है। किसमें गिरती है वोल्गा, यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा किस सागर में गिरती है। यार ये छोटी छोटी चीजें तो कर लो, ढूंढो एटलस में, यूरोप का मैप निकालो, देखो वोल्गा किस में गिर रही है। जो डेन्यूब है वो आपकी ब्लैक सी में गिरती है, और वोल्गा किस में गिरती है, कैस्पियन सी में गिरती है। किसमें गिरती है, कैस्पियन सी। और कैस्पियन सी क्या है, विश्व की सबसे बड़ी लेक है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सी। और यूपीएससी यहीं पे नहीं रुकती, पूछती है कैस्पियन सी को कितने देश स्पर्श करते हैं और कौन कौन से देश स्पर्श करते हैं। इसलिए बोलता हूं वीडियोस देखिए, जो मैंने आपको मैप रीडिंग के वीडियो बता रखे हैं ना, उनको देखो। वांगो यांगटी सिक्यांग के मैदान कहां मिलेंगे, चाइना में मिलेंगे। कहां मिलेंगे, चाइना में। चलो जी, उसके बाद है अपोड़ मैदान, ड्रिफ्ट प्लेन्स। कैसे मैदान, ड्रिफ्ट प्लेन्स। ऐसे मैदानों की रचना, आगे बढ़ाइए, पर्वतीय भागों से हिमानियों के, हिमानी मतलब ग्लेशियर, ग्लेशियर्स के नीचे उतरते समय उनके द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों के जमाव से होती है, जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप तथा कनाडा के मध्यवर्ती भाग के मैदान। ये कैसे हैं, ड्रिफ्ट प्लेन्स है, नाम से पता नहीं चलेगा, ड्रिफ्ट प्लेन्स हैं ये। कौन से, उत्तरी पश्चिमी यूरोप तथा कनाडा के मध्यवर्ती भागों के मैदान। कैसे बने, ग्लेशियर लेके आए। ग्लेशियर जब नीचे उतरे, अपने साथ जो भी लाए नीचे बिछा दिया, जो भी ऊंचा नीचा था सबको काट वाट के क्या कर दिया, बिल्कुल प्लेन कर दिया। समझ में आया। उसके बाद झीलों में गिरने वाली नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए पदार्थों को उनमें निक्षेपित होते रहने के कालांतर में वो सूखकर उपजाऊ मैदान के रूप में बदल जाते हैं। जो नदियां झीलों में गिरती हैं, धीरे धीरे वो झील क्या होती रहती है, उसमें सिल्टिंग मतलब जमा होता रहता है, एक दिन ऊपर आ जाता है। क्या रहता है, तब भी ऐसे मैदानों का निर्माण होता है। जैसे यूएसए, कनाडा, यूरोप में ऐसे मैदान पाए जाते हैं। आगे, ऐसे मैदानों में खनिज पदार्थ की अधिकता के कारण वे उपजाऊ होती हैं। जैसे भारत का प्रायद्वीपीय भाग और पेटागोनिया लावा निर्मित मैदान का मुख्य उदाहरण है। आगे, लोएस के मैदान। ऐसे मैदानों का निर्माण पवन के अपर्दनात्मक और कार्यों के पश्चात किसी स्थान पर उसके साथ उड़ाकर लाई गई बालू, रेत आदि के निक्षेपण से होता है। मन को मत भटकाओ भाई, यहां ध्यान दो। पवन ने क्या किया, अपर्दन किया। पहले मंगोलिया की रेत को अपर्दन करके उड़ाया और कहां जमा किया, चाइना में। कहां जमा किया, और बन गए लोएस के मैदान। ठीक है, तो ऐसे मैदानों का निर्माण पवन के अपर्दनात्मक कार्यों के पश्चात किसी स्थान पर उसके साथ उड़ाकर लाई गई बालू, रेत आदि के निक्षेपण से होता है। ऐसे मैदान समतल एवं विस्तृत तथा मरुस्थलीय भाग से दूर निर्मित होते हैं। जैसे चीन के सैंसी प्रांत, प्रांत भी याद रखना आपने, कौन सा प्रांत, सैंसी प्रांत में मध्य एशिया के मरुस्थल से आई हुई रेत आदि के निक्षेपित होने से चीन के प्रसिद्ध लोएस के मैदानों का निर्माण हो गया। क्या हो गया है,
निर्माण हो गया है। आगे बॉक्स दिखा दो जरा मुझे पहले, झील तो तब पड़ेंगे। देखो कास्ट मैदान कौन कौन से हैं, चूने के प्रदेशों में होंगे कास्ट स्थलाकृतियां जो होंगी, मैदान होंगे। सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो यूरोप में पड़ा है, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो तथा नलावोर ऑस्ट्रेलिया के मैदान। हिम अपर्दित मैदान कौन से हैं, हिमानी प्रदेशों में होंगे, कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन में मिलेंगे। जलोढ़ मैदान, एलुवियल प्लेन्स कहाँ मिलेंगे, नदियों के मैदानी भाग हैं। सिंधु गंगा का मैदान, मिसिसिपी का मैदान, नील नदी का मैदान, डेन्यूब का मैदान, वांगो का मैदान, यांगटी सिकियांग का मैदान। इनकी लोकेशन भी देखो मैप में कहाँ कहाँ पर है। बटड मृतिका मैदान, टिल प्लेन्स, ये भी हिमानी के निक्षेपण वाला मैदान होगा, न्यू इंग्लैंड प्रदेश में मिलेंगे। लोएस के मैदान उत्तरी चीन में वायु से निक्षेपित। तटीय मैदान कोस्टल प्लेन महाद्वीपीय मग्न तट पर। कोरोमंडल फ्लोरिडा का मैदान। संप्राय मैदान पेनी प्लेन, अपर्दन द्वारा ऊंचे भूभागों के घिसने से। मध्य रूस का मैदान पेरिस बेसिन। झीलों के मैदान, इसको बोलते हैं लेकुस्ट्राइन प्लेन। झीलों के मैदान क्या होते हैं, लेकुस्ट्राइन प्लेन्स। झीलों के पेटे में उत्थान और झीलों के जल के सूखने से। नीदरलैंड का मैदान इस प्रकार का मैदान है। नीदरलैंड के मैदान किसके एग्जाम्पल है, आंसर लेकुस्ट्राइन प्लेन के उदाहरण। किसके, लेकुस्ट्राइन। क्या आप जानते हैं, नहीं जानते। पवन द्वारा घर्षित मैदान के उदाहरण सहारा, इसको थोड़ा उधर करो, बड़ा करो और बड़ा करो। पवन द्वारा घर्षित मैदान के उदाहरण सहारा में रेग, सेर्री और हमादा है। हमादा वास्तव में पवनों का नग्नकृत चट्टानों का सपाट भाग होता है जो कि अधिक विस्तृत होता है। अगर आप क्या करेंगे, हमादा अपने उसमें मोबाइल पर रखेंगे ना, तो आपको उस तरह के स्थलाकृति दिख जाएगी, मैदान दिख जाएगी। मरुस्थलीय भागों में पर्वतीय ढालों या पठारी ढाल पर जल द्वारा अपर्दन के कारण अवतल ढाल वाले स्थल रूप को पेडिमेंट कहा जाता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है भाई, पेडिमेंट। इससे निर्मित मैदान को पदस्थली या पेडी प्लेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मरुस्थलीय भागों में पर्वतीय ढालों या पठारी ढालों पर जल द्वारा अपर्दन के फलस्वरूप कारण अवतल ढाल वाले स्थल रूप को पेडिमेंट कहा जाता है। इससे निर्मित मैदान को पदस्थली या पेडी प्लेन कहा जाता है। नदी द्वारा निर्मित मैदानों में 3 अत्यंत महत्वपूर्ण है। गिरिपद जलोढ़ मैदान, जैसे हम गिरिपद जलोढ़ मैदान, ये नीचे के जितने मैदान है सब क्या है, गिरिपद जलोढ़ मैदान है। बाढ़ मैदान, फ्लड प्लेन्स, बिहार में जाओगे आपको फ्लड प्लेन्स मिलेंगे। डेल्टा मैदान, डेल्टा आपको लास्ट में बांग्लादेश में जाके सुंदरवन डेल्टा में जाना, वहां मिलेगा। जब कई जलोढ़ पंख एलुवियल फैंस होते हैं, नदी क्या करती है, अपने साथ अवसाद भाकर लाती है। तो जब पानी की मात्रा ज्यादा, अवसाद की मात्रा कम होती है, तो एलुवियल फैन बनाती है। त्रिवेणी घाट के सामने जाना, एक एलुवियल फैन दिख जाएगा आपको, दिखता है, बड़ा सा आइलैंड टाइप का दिखेगा। उसका जो शेप होगा आर्क शेप होगा, ऐसा हमेशा एलुवियल फैन का। पत्थर जो अपने साथ बाउल्डर्स लेके आई होगी ना, मिट्टी जो भी, और उसके ऊपर जंगल भी उग गया। अब त्रिवेणी घाट में आप जाते हो, सामने हाथी भी आते हैं, कई बार आते हैं, तो वो एलुवियल फैन है। या श्रीनगर गढ़वाल में जाओगे आप, तो श्रीयंत्र टापू एलुवियल फैन है। क्या है, तो जब पानी ज्यादा अवसाद कम होंगे तो एलुवियल फैन बनेंगे। जब अवसाद ज्यादा पानी कम होगा तो एलुवियल कोन बनेंगे। क्या बनेंगे, एलुवियल कोन बनेंगे। पर्वत पाद के पास नदी परिवहित बड़े टुकड़ों को, इतना भी मत करो, निक्षेप मिलाकर एक विस्तृत पंख के रूप में हो जाते हैं। एक मैदान का निर्माण होता है जिसे गिरिपद जलोढ़ मैदान या पेडिमेंट एलुवियल प्लेन कहा जाता है। इस मैदान के ऊपरी भाग में बड़े बड़े कण वाले पदार्थ होते हैं तथा निचले अर्थात किनारे की ओर महीन कण वाले पदार्थ होते हैं। बड़े बड़े टुकड़ों के कारण इनमें साधारण नदियों के जल नीचे चले जाता है, जिससे नदी ऊपर से देखने पर अदृश्य हो जाती है। भारत में हिमालय पर्वत की निचली तलहटी में पर्वत के पाद के पास बड़े बड़े टुकड़ों के ढेर से निर्मित मैदान को भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाबर। इस मैदान में जब नदियां हिमालय से उतरकर आती हैं तो उनका जल आगे अदृश्य हो जाता है।
तथा भाबर के दक्षिण में तराई मैदान में पुनः ऊपर आ जाता है। भाबर मैदान वास्तव में एक शुष्क डेल्टा के रूप में है। यहाँ पर बड़ी बड़ी घासें, छोटे छोटे वृक्ष उगते हैं। हाथी घास तथा सवाई घास अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस तरह के मैदान का ढाल पर्वत की ओर अधिक और मैदान की ओर मंद होता है। कृषि की दृष्टि से यह मैदान अनुपजाऊ होते हैं। भाबर क्षेत्र भाई एक तो हो गया कि एलुएल फैन, लेकिन जो बहुत विस्तृत क्षेत्र में हम देखेंगे तो जैसे ही शिवालिक खत्म होता है तो भाबर शुरू हो जाता है। जिस क्षेत्र में आप हो ये भी भाबर है। खोदना, हैंडपंप लगाना, जरा क्या निकलेंगे, एक ट्रॉली पत्थर निकलेगा कम से कम, कितना। और जब आप वो पाइप ठोकते हैं ना वो हैंडपंप लगाने वाले, तो कई बार नीचे पत्थर आ जाता है। वो कहते हैं साहब अब यहाँ पे हैंडपंप नहीं लग सकता, दूसरी जगह पे लगाना पड़ेगा, नीचे पत्थर आ गया। और आप रुड़की में जाओ, वो तराई वाला क्षेत्र है, वहाँ हैंडपंप खोदो खोदो क्या, वहाँ पे तो अपने आप ही क्या नीचे नीचे चला जाता है। तो तराई वाला क्षेत्र है। तो जब आप उत्तराखंड का भी मैप पढ़ते हैं तो समझ लो कि ट्रांस हिमालय, सबसे पहले उत्तराखंड के ऊपर वाले क्षेत्र में क्या ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक रेंज, फिर भाबर, फिर तराई, यही तो आता है। तो जैसे जैसे आप घूमोगे नीचे जाओ, हरिद्वार से नीचे मिट्टी बड़ी सुंदर, और यहाँ देख लो, है ना, ट्यूबवेल खुदवा लो, आप कुछ भी कर लो, जितना पानी डालोगे उतना पानी समा जाएगा यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर बाढ़ की संभावना कम है। क्या है, हमारे यहाँ जब बारिश होती है इस क्षेत्र में तो ऐसा लगता है खेत भर गया पूरा, अब बाढ़ मतलब अब क्या होगा, अब तो ऊपर तक हो जाएगा पानी। थोड़ी देर बाद देखो सारा पानी डाउन, कहाँ गया भाई, नीचे चला गया। और जो पत्थर आज आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वो धीरे 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 करके नीचे चला जाएगा। वो पत्थर कहाँ जाएगा, और ऊपर जो सड़कों से जगह जगह से पानी इकट्ठा हो रहा है ना, उसकी मिट्टी वगैरह वगैरह, जो फर्टाइल सॉल्ट वगैरह, वो जमा हो जाएंगे। यह है तरीका। और कुछ आप करोगे, गोबर वोबर और पत्ते वत्ते डाल के खेती योग्य बनाओगे तो फर्टाइल बनेगी लैंड। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो। ठीक है। बाढ़ के मैदान का निर्माण जलोढ़ या कांप की कछारी मिट्टी द्वारा होता है, जो कि कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उपजाऊ होती है। जाओ रुड़की में जाओ, देखो कितना अच्छा खेती होती है। हरिद्वार के आगे वाले क्षेत्र में जाओ, अच्छी खेती होती है। कैसी मिट्टी है, बारीक मिट्टी। कैसी मिट्टी है, बारीक। कछारी मैदान को प्रायः दो भागों में विभाजित किया जाता है। जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का जल पहुंच जाता है, नवीन कांप मिट्टी का निक्षेप होता है, उस भाग को ओल्ड बांगर, न्यू खादर। जहां हर साल बाढ़ आ रही है खादर होगा, वहां जहां पुरानी बाढ़ आई होगी, बाढ़ के मैदान होंगे, वो क्या होगा, बांगर। तो फॉर्मूला याद रखना आपने, ओल्ड बांगर न्यू खादर, ओल्ड बांगर न्यू खादर। इसके विपरीत बाढ़ के उच्च भागों को, जहां पर बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, बांगर मैदान कहते हैं। ज्ञातव्य कि बांगर की अपेक्षा खादर आगे अधिक उपजाऊ होता है। खादर में हर साल बाढ़ आ रही है, हर साल नई चीजें आ रही है, उपजाऊ होगी। जब नदियां सागरों या झीलों में गिरती है तो वेग में कमी के कारण मुहाने के पास तलछट का निक्षेप होने से समतल तिकोनाकार मैदान का निर्माण करता है, जिसे डेल्टा, ग्रीक अल्फाबेट होता है ना डेल्टा, उस अल्फाबेट के हिसाब से बनाती है, इसलिए डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा के ऊंचे भागों को चार तथा निचले भागों को बील कहा जाता है। ये यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं। डेल्टा के ऊपरी भागों को क्या कहते हैं, आंसर चार, और निचले भागों को क्या कहते हैं, बील। बांग्लादेश में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको पानी में डाला जाता है, तैरना सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है, क्यों सिखाया जाता है? अरे भाई बाढ़ आती है हर साल। ब्रह्मपुत्र के किनारे वाले जो बच्चे हैं इतने अच्छे तैराक होते हैं, पूछो मत। वो तो अब हो गए ना ममाज बॉय कि नहीं नदी में नहीं जाना है। पहले लोग जाते थे, नदी पार करते थे गंगा जी में, अब कोई जाता ही नहीं है। जाता है कोई? हमारे समय में आधी कुटाई तो हमारी इसीलिए हुई, इसलिए कि गंगा जी जा रखे थे, किसी ने शिकायत कर दी गंगा जी जा रखे थे। और हमारे जो गुरुजी लोग थे वो गंगा पार करते थे, फिर वापस आते थे, दो दो तीन तीन चार चार बार जाते थे। ठीक है। और हम जब तक हमारी उम्र आई हमें डरा दिया गया, और हमने देखा भी डूबते हुए लोगों को। ऐसा नहीं है, नदी में डूबते हुए लोगों को भी देखा हमने कि गया वापस ही नहीं आया। अरे भाई कहाँ गया, डूब गया। समझ में आया? इसलिए बोला जाता है नदी में हमेशा जब भी जाओ, भले ही आप आचमन लेने जा रहे हो, लाइफ जैकेट पहन के जाओ। इस क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन ऊपर जो राफ्टिंग वाला क्षेत्र है, लाइफ जैकेट पहन के जाएं हमेशा नदी के किनारे।
चलो जी, जब नदियां सागरों या झीलों में गिरती है तो वेग में कमी के कारण मुहाने के पास तलछट का निक्षेप होने से, ये बता दिया मैंने। चार और बील कहा जाता है डेल्टाई मैदान भी खेती की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। बांग्लादेश की जो डेल्टाई क्षेत्र की मिट्टी होगी इतनी फर्टाइल होगी कि पूछो मत। जूट होगा बहुत अच्छा। जब देश आजाद हुआ तो किस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा? जूट इंडस्ट्री को। जूट के उत्पादन होता था बांग्लादेश में। जो मिल थी वो कहाँ थी? भारत में। मिल यहां रह गई, ईस्टर्न पाकिस्तान था वो, वहां से जूट मांग नहीं सकते थे हम। तो जूट इंडस्ट्री हमारी बर्बाद हो गई। किसके चक्कर में? विभाजन के चक्कर में। क्योंकि वो रॉ मटेरियल वहीं रह गया, ना वो कर पाए ना हम कर पाए, कहानी खत्म। डेल्टाई मैदान के निचले भागों में पानी सदैव लगा रहता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बस इतना काफी है आज के लिए। ठीक है, कल मैं बताऊंगा। कर दिया, काटो।